सोनू तब 10 साल का था जब उसके साथ ये घटना घटी थी और आज सोनू 22 साल का है। उसे आज भी याद है, वो मार्च का महीना था और उसकी छोटी बुआ की शादी थी। सोनू की बड़ी बुआ को और सोनू के परिवार को शादी से 1 महीना पहले ही बुलाया गया था। उसे हर तरह की जानकारी पता करने का बड़ा शौक था। कहते हैं ना, वो बड़ा ही जिज्ञासु लड़का था। तो सोनू को गांव आए हुए अभी 5 दिन ही हुए थे और उसका गांव में एक लड़का काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था जो सोनू से 1 साल छोटा था। गांव में सोनू उसके साथ पूरा गांव घूम रहा था। तभी बड़ी बुआ के छोटे बेटे और सोनू ने उस गांव वाले दोस्त के साथ मिलकर प्लान किया कि उस गांव के पास वाले जंगल से खरगोश पकड़ कर लाएंगे और यहाँ से जाते वक्त वो खरगोश अपने साथ ले जाकर पालेंगे। वो तीनों एक शाम गांव से निकलकर पास के घने जंगल में पहुंचे और उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। बारिश जैसा मौसम हो रहा था, इसलिए अचानक बरसात भी शुरू हो गई और अंधेरा भी बहुत जल्दी हो गया। सोनू और बाकी घर के लोग घर जाने की सोच रहे थे और उन्हें घर जाना भी तो था, तो वो लोग खरगोश पकड़ने का प्लान रद्द करके वापस घर की ओर निकल गए कि तभी सोनू के गांव वाले दोस्त ने कहा, मुझे एक जगह पता है जहां काफ़ी खरगोश मिल सकता है, शायद वहां मिले। और ये बात सोचकर वो तीनों उस घने जंगल की तरफ बढ़ गए। सोनू और उसके फुफेरे भाई को पता नहीं था कि वहां पर कोई कब्रिस्तान भी है। सोनू का दोस्त आगे चल रहा था और सोनू और उसकी बुआ का लड़का उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जहां पर से कब्रिस्तान शुरू हुआ था वहीं पास ही में एक पुरानी बावड़ी बनी हुई थी। उस बावड़ी के पास एक जवान लड़की बैठकर सुबक सुबक कर रो रहे थे। वो बहुत जोर जोर से रो रहे थे। वो ना तो किसी की तरफ देख रहे थे और ना ही किसी से बातें कर रहे थे, बस रोए जा रहे थे। तो सोनू का दोस्त बोला, रहने दे, चलते हैं, रात होने वाली है। सोनू और उसके भाई ने बात मान ली और जब वो लोग कब्रिस्तान के अंदर वाले रास्ते से वापस जा रहे थे तो वहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों तरफ की कब्रों के ऊपर पड़े फूल और धूल मिट्टी उड़ रहे थे। तभी सोनू की नज़र एक कब्र पर पड़ी जरी गोटेदार चूनर पर पड़ी। वो चूनर उस कब्र पर से उड़कर दूर जा उड़ी थी। तो सोनू ने दौड़कर वो चूनर उठा लाया और उस कब्र पर वापस से उसे ओढ़ा दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जिससे कि वो चूनर हवा में ना उड़ जाए। उसके बाद वो तीनों वापस आ रहे थे। तभी उस बावड़ी के अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ आई। तो सोनू दौड़कर उस बावड़ी की तरफ गया। गांव वाला दोस्त गुस्सा करते हुए बोला, उस तरफ मत जाओ, वहाँ अक्सर काला जादू करता है। पर हमारे सोनू के लिए तो ये सब बिल्कुल नया था, इसलिए वो और उसकी बुआ का लड़का उस कुएं के अंदर झांक कर देखने लगे और उन्होंने देखा कि उस बावड़ी के अंदर एक इंसानी कंकाल जैसा कुछ पड़ा हुआ है और उस कंकाल पर चावल, कटा हुआ नींबू और सिंदूर भी पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि उस कंकाल पर एक काला सांप रेंग रहा था। वो नज़ारा वाकई में उस मौसम के साथ काफ़ी डरावना लग रहा था। सोनू ज़ोर से चीखा और उसे एक झटका सा लगा और वो वहाँ से भागने लगा। उसके दोस्त को भी कुछ समझ नहीं आया, पर वो दोनों भी सोनू के पीछे पीछे दौड़े। दौड़ते दौड़ते उनकी नज़र उस बावड़ी के पास पड़ी जहाँ थोड़ी देर पहले एक लड़की बैठी रो रहे थे। पर उस वक्त वहाँ कोई लड़की नहीं थे,
लेकिन वो चुनर उस जगह पर पड़ी हुई थी जिसे सोनू ने कब्र पर पत्थर के नीचे दबाया था। वो तीनों बेतहाशा दौड़ते रहे और उनकी दौड़ तब तक नहीं थमी जब तक कि वो तीनों गांव नहीं पहुंचे। सोनू के गांव वाले दोस्त ने उसे समझाते हुए कहा, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो घर पर मत बताना, नहीं तो तुम्हारे घर वाले मुझे बोलेंगे कि मैं तुम लोगों को वहां लेकर गया था। और उसके बाद वो तीनों चुपचाप अपने घर चले गए। उस हादसे के कुछ वक्त बाद सोनू थोड़ा स्थिर तो हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ अभी क्या घटने वाला है। उस रात सोनू खाना खाकर अपनी बड़ी बुआ के छोटे बेटे के साथ बातें करते करते सो गया। रात के 2 बजे सोनू की अचानक नींद खुली। कोई आवाज उसके कानों में गूंज रहे थे, इस वजह से उसकी नींद टूटी। पूरी कमरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आवाज बराबर आ रहे थे। डर के मारे सोनू को बाथरूम आ गई, लेकिन उनके गांव में घर के अंदर टॉयलेट नहीं था, जिस वजह से उसे घर से बाहर जाना ही पड़ा। उसने भाई को जगाया, लेकिन भाई गहरी नींद में सोया हुआ था। इसलिए जब सोनू से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो खुद ब खुद डब्बा उठाकर घर के बाहर सामने मैदान में जाकर बैठ गया। पेट हल्का करके जब सोनू वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बढ़ते हुए उसके साथ साथ चल रहा था। पीछे पलटकर देखने की सोनू की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी वहां बहुत घना अंधेरा था। हालांकि सोनू के हाथ में एक टॉर्च थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थे कि वो पीछे घूमकर टॉर्च मार कर देखे कि आखिर यह आवाज़ किसकी है चलने की। मगर फिर भी उसे डर तो लग ही रहा था और दिमाग में एक सवाल भी आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए उसका पीछा कर कौन रहा है। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली, मगर जैसे जैसे वो तेज हो रहा था वैसे वैसे उसके पीछे से किसी और के चलने की आवाज़ भी तेज होती जा रहे थे। अब सोनू से रहा नहीं गया। उसने टॉर्च की लाइट जलाई और पीछे मुड़ कर देख लिया, मगर वहाँ पीछे कोई नहीं था। दूर दूर तक बस मैदान और खेत, उसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। सोनू को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं उसके कान खराब तो नहीं हो गए। उसने साफ साफ किसी और के भी कदमों की आवाज़ सुनी थी। अब उसे डर लगने लगा। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अभी उसने टॉर्च की मध्यम सी रोशनी के सहारे दौड़ना शुरू किया ही था कि तभी एकदम से उसके सामने कोई आ खड़ा हुआ। वो एकदम से ठिठक कर रुक गया। उसने सिर उठाकर टॉर्च की रोशनी के साथ जब ऊपर देखा तो पाया कि वो एक लड़की है। वही लड़की जो शायद उस कब्रिस्तान के पास बैठकर रो रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस लड़की के चेहरे पर डाली तो उसका चेहरा देखकर सोनू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थे और चेहरे पर जगह जगह से कटे फटे के निशान थे। उसका पूरा चेहरा ऐसा था जैसा किसी आम इंसान का तो हो ही नहीं सकता। उसके हाथ पैर भी बिल्कुल सड़े सड़े से दिखाई पड़ रहे थे, और तो और उसके दोनों पैर भी पीछे की ओर मुड़े हुए थे। सोनू समझ गया कि हो ना हो ये लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि ये कोई प्रेत आत्मा है। मगर अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बचकर अपने घर कैसे पहुँचे। मगर सोनू वो डरा नहीं। उसने हिम्मत दिखाई
और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके ऐसा करते ही वो लड़की एकदम से पीछे हटने लगी और फिर थोड़ी दूर जाकर हवा में कहीं गायब सी हो गई। इसके बाद तो सोनू ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और जाकर वो रज़ाई में दुबक गया। मगर वो सब क्या था, ये आज तक सोनू को समझ में नहीं आया। क्या वो सच था या बस एक सपना? खैर, सोनू आज 22 साल का है, मगर आज भी वो रात याद करते ही वो डर के मारे कांपने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुके थे। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में ख़त्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आए थे। जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था, तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रहे थे। उसे आगे जा रहे एक बारात के डीजे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया। फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे। उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना, बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था।
वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा। उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौज का बंडल निकाला और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौज लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज़ में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज़ सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फ़िलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत? देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर अब मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यही रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया, पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात कब्रिस्तान में क्या जा रही है। कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम? देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज़ अभी भी आ रही थी। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया
और पैरों की ताकत जैसे खत्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया, सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो। पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर खत्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूत या बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। क्या भूतों में भी मदद करने की सहायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में? सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा। उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे, पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला वो 5 कोयले के टुकड़े 5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया। फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए, और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन
जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।